सुबह का सूरज शहर पर एक हल्की बैंगनी चमक बिखेर रहा था, जिसकी रोशनी एक खूबसूरत कैफे के शीशे के पैनल से छनकर आ रही थी। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ और बाहर पैदल चलने वालों की बातचीत अंदर के शांत माहौल को बिल्कुल भी भंग नहीं कर पा रही थी। वन वे शीशे की वजह से अंदर आने वाले लोग किसी की नज़रों से बचते हुए चहल पहल भरी सड़कों का नज़ारा ले पा रहे थे। एक बड़ी खिड़की के पास एक युवक और युवती शांति से नाश्ते का आनंद ले रहे थे। हालांकि वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका संयमित व्यवहार और नेक व्यवहार ही उन्हें सबसे अलग बनाता था। मुझे लगता है कि आपने कल अच्छा काम किया होगा, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चमकीले लाल बाल सुबह की रोशनी को पकड़ रहे थे। डैमन ने आलस से अपनी चाय हिलाते हुए कहा, इससे मेरे मन पर नियंत्रण रखने में कोई मदद नहीं मिली। वह जानबूझकर मुस्कुराए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा लक्ष्य तुम्हारी नई प्रतिष्ठा स्थापित करने, हमारे प्रोफेसरों की कृपा पाने और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी अकादमी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करना था। डैमन ने अपना कप उठाया और चाय की गहरी खुशबू को सूंघने लगा। इंपीरियल अकादमी से परेशानी से बचने के लिए वर्दी न पहनने की सारी बातें। लिलित की कोमल मुस्कान उसकी पन्ने जैसी आंखों तक नहीं पहुंच पाए। मैंने कभी नहीं कहा कि हमें उनसे परेशानी नहीं होगी, केवल इतना कि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें हमसे परेशानी हो। डैमन ने आह भरी। वह पहले की तरह ही चालाक थी, लेकिन उसे उसकी यही खूबी पसंद थी। अगर वह चालाक नहीं होती तो दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के पतन की साजिश कैसे रच पाती। युका वॉन पेनरोज मेरी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली थी, उन्होंने अपना कप नीचे रखते हुए स्वीकार किया। मेरे हाथों पर शैडो आर्मर होने के बावजूद वह मुझे काटने में कामयाब रहा। अगर एमिलिया ने दखल न दिया होता तो वह जोरदार वार कर सकता था। मेरा दूसरा कदम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। लिलिथ ने अपने भोजन का एक नाजुक निवाला खाया। यह एक चतुर चाल थी जिसने एमिलिया को इंपीरियल सैल्यूट के जरिए नुकसान की भरपाई करने पर मजबूर कर दिया। उसके पास सीधे हम पर आरोप लगाने के बजाय कहानी बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने बर्तन नीचे रख दिए। लेडी मार्गन जल्द ही आएंगी। हम देखेंगे कि तुम्हारी योजना कामयाब होती है या नहीं, डैमन, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्दे में छिपा हुआ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। डैमन ने सिर हिलाया। कोई पर्दे के पीछे चल रहा था, एक ढीला सिरा जिसे बांधना जरूरी था। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करूंगा, उसने उसे आश्वासन दिया। लिलिथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र कांच के पैनल पर चली गई, उसके चेहरे पर गहरे रंग छा गए। डैमन उसकी नज़रों का पीछा करता रहा। व्यस्त सड़क पर एक कुलीन महिला एक जंजीर का सिरा पकड़े खड़ी थी। दूसरी तरफ एक युवती थी, फटे पुराने कपड़े पहने और गंदगी से सनी हुई। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसके कंधों पर लगे छोटे छोटे चमगादड़ जैसे पंख थे, जो गंदगी के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। डैमन ने भौहें चढ़ाईं। एक राक्षस। वह राक्षसों के सर्वोच्च प्रकारों में से एक थी, जो कल्पित बौनों या मनुष्यों जैसे दिखते थे, जिनमें मादाओं के पंख और पूंछ मुड़े हुए होते थे, जबकि नरों के पंखों और पूंछों के साथ सींग भी होते थे। युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले राक्षसी राक्षसों के विपरीत, ये राक्षस मनुष्यों से बहुत कम भिन्न थे, सिवाय उन विशेषताओं के जिन्हें वे आसानी से छिपा सकते थे। उन्हें राक्षस परिजन कहा जाता था। पहले तो डैमन को लगा कि लिलिथ उस राक्षसी को घूर रही है। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। राक्षसों से नफरत करना सांस लेने जितना स्वाभाविक था। एक समय तो उसे भी उनसे नफरत थी, लेकिन आखिरकार उसने किसी और चीज से और भी ज्यादा नफरत करना सीख लिया था। अब उसे बस हल्की सी अरुचि महसूस हो रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि लिलिथ उस लड़की को नहीं, बल्कि जंजीरों को पकड़े हुए कुलीन महिला को घूर रही थी। वह असामान्य था। अरे तुम क्यों? वह बिना पीछे देखे अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। चल दर। डैमन ने अपना नाश्ता नीचे रखा और उसके पीछे चल दिया। उसे समझ नहीं आया कि लिलिथ क्या सोच रही थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक राक्षस का पक्ष लेना सबको उसके खिलाफ करने का पक्का तरीका था। वह इतनी लापरवाह तो नहीं होगी, है ना? लिलिथ उस कुलीन महिला और राक्षसी लड़की की ओर दृढ़ और अविचलित कदमों से बढ़ रही थी। डैमन उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसका खंजर उसकी मुट्ठी में छिपा हुआ था। अगर लिलिथ उस कुलीन महिला पर हमला करता तो वह राक्षसी लड़की पर वार करता और दिखावा करता कि वे अतिवादी देवी जाति के वर्चस्ववादी हैं। जनता की प्रतिक्रिया से बचने का यही एकमात्र तरीका था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उसने उस छोटी राक्षसी बच्ची की धीमी चीखें सुनी। उसका नाजुक शरीर ताज़ा जख्मों से भरा था, बार बार के प्रहारों से उसकी त्वचा से खून बह रहा था। उसकी धुंधली नीली आंखों में एक बेजान भाव था, मानो उसने बस दुख ही झेला हो। फिर भी वह दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज़ किसी भी आम बच्ची जैसी थी, मासूम, बेबस। चाबुक चलाती महिला ने उसे एक बार फिर उठाया।
हथियार के धातु के कांटे धूप में चमक रहे थे और मांस को चीर रहे थे। लिलिथ उसके पास आई और उस महिला के ठीक सामने से चली गई। डेमन ने पलकें झपकाईं। क्या? तभी उसे एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। लड़की के गले में बंधा गुलाम का पट्टा ढीला पड़ गया, उसका जादू पल भर में टूट गया। लड़की सिहर उठी, लेकिन उसने इसके आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नज़रें थोड़ी ऊपर उठीं, एक आग नहीं, मानो वे उस दुनिया में बस राहगीर हों जिसने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। डेमन ने राहत की एक शांत सांस छोड़ी। लिलिथ उन्हें भीड़भाड़ से दूर एक खाली सड़क पर ले गया। इससे उसे कोई मदद नहीं मिली, डेमन बुदबुदाया। और तुम राक्षसों की मदद क्यों कर रहे हो? वे हमारे दुश्मन हैं। लिलिथ ने उसकी ओर देखा, और उस छोटी बच्ची ने क्या बुरा किया था? डेमन ने भौहें चढ़ाईं। उसने आगे कहा, वे हमें यही तो कहते हैं, हमें लड़ते रहने के लिए, हमें एक दूसरे को मारते रहने के लिए। क्या उस एल्फ ने तुमसे भी यही नहीं कहा था? उसने आंखें सिकोड़ लीं, तो फिर इसके पीछे भी तो वही लोग हैं ना? उसने उसकी ओर देखा, क्या तुम जानते हो कि हमारी देवी वास्तव में क्या है? डेमन हिचकिचाया, विनाश की देवी, प्रलय। लिलिथ बुदबुदाई, सब चीज़ों का अंत। जो कुछ भी प्रलय के अंतर्गत आता है वह उसके अधिकार क्षेत्र में है, युद्ध सहित। खास तौर पर प्रलय युद्ध, वह युद्ध जो दुनिया का अंत कर देगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। इस भूमि पर राक्षसों के आने से पहले भी ये विश्व निरंतर संघर्ष में फंसा हुआ था। उसके दांत आपस में पिस गए। अभी भी इन 8 सालों के कथित युद्धविराम के बाद भी देवी जातियां आपस में लड़ रही हैं। और मंदिर, उसने गहरी सांस ली, मंदिर इसका एक कारण है। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर शांत क्रोध से भरकर उन्हें पुनः खोल लिया। इस दुनिया में अब तक की सबसे लंबी शांति 13 घंटे तक चली। इससे ज्यादा नहीं, इससे पहले कि कोई और युद्ध शुरू हो जाए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। डेमन ने उसे इतना क्रोधित कभी नहीं सुना था। मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं इस अंतहीन, बेतुके युद्ध के दौर का अंत करना चाहती हूँ। उसने आह भरी, उसे सीने में हल्की जलन महसूस हुई। इसका राक्षसों से क्या संबंध है? उसकी आवाज़ में संदेह भरा था। वह भूला नहीं था, वह भूलेगा भी नहीं कि वह दानव युद्धों का अनाथ था। दानवों ने ही उसका सब कुछ छीन लिया था। उन्हीं की वजह से उसके माता पिता मर गए थे। उसकी बहन उनसे और भी अधिक नफरत करने लगी। लिलिथ ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई। तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। डेमन, तुम राक्षसों से नफरत नहीं करते। तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो आंख मूंदकर भीड़ का अनुसरण करते हो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं, उसने आगे कहा, मान लीजिए आपके माता पिता को किसी इंसान ने मार डाला। क्या आप पूरी मानवता से नफरत करेंगे? या अगर किसी एल्फ ने ऐसा किया होता, तो क्या आप पूरी एल्फ जाति का कत्लेआम करना चाहेंगे? ये एक ही बात है। ये राक्षस नहीं हैं, ये इंसान हैं। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने आह भरी, जो भी हो, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि राक्षस असली अपराधी नहीं हैं, उसने जोर देकर कहा। जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया, वे वही लोग थे जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को युद्ध के लिए भर्ती किया था। मुझे ये जानने के लिए ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कितने लोगों को युद्ध में जाने के लिए मजबूर किया गया था? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ये सब युद्ध की वजह से है। डेमन शांत रहा। अगर लिलिथ गुस्से में थी, तो उसे शांत रहना था। उन्होंने समान भाव से कहा, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे युद्ध बुरी चीज़ है। हमारी दुनिया युद्ध पर बनी है। संघर्ष नवाचार को प्रेरित करता है। चिकित्सा, तकनीक, रणनीतिक प्रगति स्वयं युद्ध से प्रेरित रही है। लिलिथ की निगाहें बर्फीली हो गईं। किस कीमत पर? उसकी आवाज़ तीखी थी, लगभग कांप रही थी। युद्ध से लाभ उठाने वाले और अधिक अमीर होते जाते हैं, जबकि कमज़ोर और गरीब लोग उनके लिए मरते हैं। अनगिनत अनाथ, मिटती जिंदगियां, कुचले हुए सपने। युद्ध केवल और अधिक युद्ध को जन्म देता है। यह एक बीमार चक्र है। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी पन्ने जैसी आंखें भावनाओं से जल रही थीं। और सबसे ज्यादा फायदा मंदिर को होता है, उसने कड़वाहट से कहा। हर युद्ध उनके खजानों को धन से भर देता है, उनके ओहदों को प्रभाव से। वे संघर्ष से ही फलते फूलते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी आवाज़ में कोई कमी नहीं थी। मानो वो बरसों से अपने अंदर दबा हुआ कुछ कह रही हो। ये हमारी दुनिया, ये प्राकृतिक नहीं है। मंदिर कुछ जानता है, हमसे बहुत कुछ छिपा है। प्राचीन खंडहर, मंदिर के रहस्य, देवी, अज्ञात देवता। एक गहरा संबंध है और मैं उसे खोज निकालूंगा। डेमन ने अपना सिर हिलाया। ये तो हमारा स्वभाव है, वह बुदबुदाया। लोगों को संघर्ष की जरूरत होती है।
ये हमारे अंदर समाया हुआ है। हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो नाटक चाहता है, जो जिंदा महसूस करने के लिए अराजकता पैदा करता है। ठहराव से ज़्यादा आत्मा को कोई और चीज़ परेशान नहीं करती। पब फ्यूचर एड्स। मनुष्य जानवरों की तरह नहीं थे जो एक आदर्श स्थिति पालें और वहीं रह जाएं। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते थे और न ही करेंगे। इसे ही मृत्यु की चाहत कहते हैं, खुद को तबाह करने, युद्ध करने की बेचैनी। यह आपका वह हिस्सा है जो झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना चाहता है, क्योंकि इससे जिंदगी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अनजान चीज़ों की खोज करने की चाहत। यही चाहत लोगों को बर्बाद करने पर मजबूर करती है। यही आज़ादी की कीमत है। उसने अपनी कनपटी रगड़ते हुए सांस छोड़ी। लिलिथ, तुम इसे बदल नहीं सकती। ये स्वतंत्र इच्छा का स्वभाव है। लोगों को शांति दो और युद्धप्रिय व्यक्ति खुद पर हमला कर देगा। लेकिन वह अंधा नहीं था। उसके लहजे में कुछ निजीपन था, उसके शब्दों में एक कच्चापन था। वह सिर्फ किसी ऊंचे आदर्श के पीछे नहीं भाग रही थी, ये निजी था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आत्मधार्मिक बकवास के पीछे कोई निजी कारण छिपा है। लिलिथ ने अपना सिर नीचे कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... वहाँ है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। मैं बदला चाहता हूँ। डेमन आगे बढ़ा और उनके बीच की दूरी कम कर दी। धीरे से उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसकी पकड़ मजबूत मगर स्थिर थी। उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाए और उसे अपनी नज़रों से देखने पर मजबूर किया। हम भयानक मौत मरने जा रहे हैं। लिलिथ की सांसें अटक गईं, लेकिन उसे उसके शब्दों ने नहीं, बल्कि उसके हम कहने के तरीके ने प्रभावित किया। उसने उसके साथ बर्बादी की इस राह पर चलने का फैसला किया था। अगर हम असफल हो गए तो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम नहीं जाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और अगर जाएंगे भी, तो कम से कम साथ साथ नीचे तो जाएंगे। डेमन हल्के से हंसा। बिना कुछ कहे उसने उसका हाथ खींचा और चलने लगा। लेडी मॉर्गन के आने से पहले हमारे पास आधा घंटा है। चलो, उनका इंतज़ार करते हैं। लिलिथ मुस्कुराए और उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। जब वे चल रहे थे तो उसने दोबारा बोलने से पहले शहर की सड़कों पर नज़र दौड़ाई। उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था। क्या आपने पुरानी जर्ज बाड़ के पीछे के दर्शन के बारे में सुना है? डेमन ने एक क्षण सोचते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है। यह एक ऐसा दर्शन है जो एक प्रश्न उठाता है, क्या होगा यदि आपको सड़क के बीचों बीच एक पुरानी बाड़ दिखाई दे जो किसी काम की नहीं लगती? कोई नेकदिल इंसान उसे गिरा सकता है, ये सोचकर कि वह दूसरों के लिए रास्ता आसान बना रहा है। लेकिन ये दर्शन तर्क देता है कि किसी चीज़ को हटाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि उसे आखिर बनाया ही क्यों गया था। इस जानकारी के बिना उसे गिराने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। लिलिथ ने सिर हिलाया। बिल्कुल, एक बुद्धिमान सुधारक किसी भी चीज़ को तोड़ने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करता है। उदाहरण के लिए, मंदिर को ही लीजिए। ये हजारों सालों से अस्तित्व में है और एक उद्देश्य की पूर्ति करता रहा है, भले ही हम इसे पूरी तरह से न समझ पाएं। अगर मेरे पास अभी भी शक्ति होती तो भी मैं इसे मनमाने ढंग से नष्ट नहीं करता। पब फ्यूचर एड्स। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक उठीं। इसलिए हम इसके स्थान पर कुछ और बनाएंगे। डेमन ने सांस छोड़ते हुए कहा, इसीलिए तो आप एक संगठन बनाना चाहते हैं? उसने फिर सिर हिलाया। इसे हर कोण से देखें, इससे किसे लाभ होता है? इसे क्यों बनाया गया? ये किसे या किस चीज़ को रोकता है? डेमन ने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी बातों पर विचार करने लगा। मैं समझता हूँ। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ लेते, आपको उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। लिलिथ उसकी ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति अविचल थी। मैं मंदिर के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। मैं उन प्राचीन खंडहरों में छिपी चीज़ों को उजागर करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्यों गिरे। मुझे जानना है। और जब मैं जान जाऊँगा, जब मैं अंततः समझ जाऊँगा। उसके हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मैं उन्हें मिटा दूंगा। डेमन ने उनके आपस में जुड़े हाथों पर नज़र डाली, लेकिन खुद को अलग करने की कोई कोशिश नहीं की। एक बार फिर उसे लिलिथ एस्ट्रानोवा की महत्वाकांक्षाओं का भारी बोझ याद आ गया। और ऐसा लग रहा था कि उसके भव्य डिज़ाइन में राक्षसों का भी स्वागत था। और यही बात उसे और भी खतरनाक बना रही थी। फिलहाल उसने उसके अतीत में झांकने से परहेज किया। उसने पहले ही इतनी कमज़ोरी दिखा दी थी, उतनी कमज़ोरी कि उसे यकीन हो गया कि ये कोई बड़ी साजिश नहीं है। अंत में, चाहे वह कितनी भी असाधारण क्यों न रही हो, चाहे उसने दुनिया को नया आकार देने की कितनी भी बात की हो, डेमन को एक साधारण सत्य की याद दिलाई गई। लिलिथ एस्ट्रानोवा अभी भी मानव थी, और इसी कारण वह दोषपूर्ण थी, बिल्कुल उसके जैसा।
जमीन पर एक विशाल गोलाकार जादुई सरनी फैली हुई थी, जिसका व्यास पूरे 700 मीटर तक फैला हुआ था। इसके ठीक बीच में धातु का एक विशाल चाप खड़ा था, जो दिन के उजाले में चांदी की तरह चमक रहा था। ये रहस्यमय द्वार इतनी दुर्लभ और महंगी सामग्रियों से बना था कि केवल सबसे धनी देश ही इसे खरीद सकते थे। जादुई इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, लेकिन इसकी कीमत वाजिब थी। दूर दूर तक परिधि पर ऊंचे ऊंचे सफ़ेद खंभे लगे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में चौथे या पांचवें दर्जे के राक्षसों से प्राप्त उच्च स्तरीय मनकोड़ जड़े हुए थे। ये मनकोड़ द्वार को ऊर्जा प्रदान करते थे और उनकी ऊर्जा द्वार को खुला रखती थी। यह एक टेलीपोर्टेशन गेट था, एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा जो शहरों और क्षेत्रों को आपस में जुड़े रहने में मदद करता था। एक ऐसा सफ़र जो आमतौर पर हफ्तों में पूरा होता था, अब बस कुछ ही पलों में पूरा हो सकता था। ये व्यापार, रसद और वाणिज्य के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता था और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना। अब भी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, सुरक्षा जांच चौकियों पर कुछ देर रुकती हैं और फिर चमकते हुए प्रवेश द्वार में गायब हो जाती हैं। गोल्डन रोड से यात्रा करना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था, लेकिन वे भी राक्षसों के हमलों से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। और अगर वे मुक्त भी होते, तो एथरस की दुनिया बेहद विशाल थी। अकेले सोल्थियन महाद्वीप ही लाखों किलोमीटर तक फैला था, जिसमें अनगिनत अनछुए इलाके थे। ये ग्रह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण क्यों नहीं ढह गया, इस बात पर सदियों से विद्वान असमंजस में थे। ये द्वार किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे और अब केवल कुछ ही बचे हैं। नए द्वार बनाना अकल्पनीय रूप से महंगा था, जितनी दूरी उतनी ही ज्यादा लागत। हर द्वार के लिए भारी मात्रा में मैनाकोर और जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी, जिससे वे एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु बन जाते थे। वेलेरियन वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट। सुरक्षा चौकियों के पार डेमन और लिलिथ एक प्रतीक्षारत गाड़ी के पास खड़े थे, उनकी नज़रें गेट के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। वे लेडी एटिना मार्गन के आने का इंतजार कर रहे थे, जो दिवंगत टोबियास मार्गन की मां थीं। डेमन शांत रहा। लेडी मार्गन एक मत्स्यांगना थी जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया था, और हालांकि टोबियास की जान लेने में उसी का हाथ था, लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी। उसे कुलीनता से कोई लगाव नहीं था और उनकी संगति उसे खटकती थी, लेकिन यह अलग बात थी। उसे उसके अच्छे पक्ष में आना था, उसका विश्वास जीतना था। इसका मतलब था कि उसे अपना हमेशा का अलग थलग व्यवहार त्यागना था, कम से कम अभी के लिए तो। लिलिथ चुपचाप उसके पास खड़ी रही। वह अपनी सामान्य शांत अवस्था में लौट आई थी, लेकिन बीच बीच में वह हल्के से अपराधबोध से उसकी ओर देख लेती थी। उसने पहले भी अपना संयम खोने के लिए एक से ज्यादा बार माफी मांगी थी, लेकिन उसने उसे दिलासा दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह कोई आदर्श महिला नहीं थी जो हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखती थी। फिर भी उसका मन लेडी मार्गन पर ही केंद्रित रहा। उसे जो पता था, उसके अनुसार वह विधवा थी। उसका पति, जो एक इंसान था, दानव युद्धों में मारा गया था। टोबियास उसका इकलौता बच्चा था और उसने दोबारा शादी नहीं की थी। अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम 100 लड़ाइयां जीतोगे। एक अकेली औरत अपने बेटे के खोने का गम सहते हुए, उसकी भावनाएं उथल पुथल से भरी होतीं और इससे वह कमजोर हो जाती। द्वार लहराया, उसकी झिलमिलाती सतह मानो किसी कंकड़ से हिलते पानी की तरह विकृत हो गई। तभी एक मन के विस्फोट के साथ गाड़ियों का एक समूह प्रकट हुआ। प्रत्येक गाड़ी पर रोती हुई मत्स्यांगना के बैनर लगे थे, जो मार्गन हाउस का प्रतीक था। कुलीन दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके वाहन मुख्य टेलीपोर्टेशन पथों से हटकर उन अन्य गाड़ियों से अलग हो रहे थे जिनके अपने अपने गंतव्य थे। आम लोगों की साधारण घोड़ा गाड़ियों के विपरीत इन्हें पालतू राक्षस खींच रहे थे, जादुई जानवरों की एक दुर्लभ प्रजाति जो गति और सहनशक्ति दोनों के लिए पाले गए थे। लिलिथ और डेमन को पहचानना मुश्किल नहीं था। हालांकि उन्होंने अकादमी की आधिकारिक वर्दी नहीं पहनी थी, फिर भी उनके माथे पर एथा अकादमी का चिन्ह था। एक शूरवीर पुराने कवच पहने घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया। उसका घोड़ा, एक बख्तरबंद युद्ध अश्वर, एक शक्तिशाली उपस्थिति का आभास दे रहा था। शूरवीर के कवच पर कई खरोंच और पंजों के निशान थे, जो पिछली लड़ाइयों के स्पष्ट संकेत थे। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, डेमन की नज़र उस आदमी पर पड़ी। शूरवीर के चेहरे पर खुरदुरी दाढ़ी, सुनहरे बाल और गाल पर एक छोटा सा निशान था। उसकी बगल में एक लंबी तलवार लटक रही थी, जबकि उसके हाथ में एक भाला था जिस पर मार्गन वंश का चिन्ह अंकित था। उसके हथियारों पर अंकित रून उन्हें जादुई कलाकृतियां बताते थे। शूरवीर की उपस्थिति प्रभावशाली थी। उसकी आभा से पता चलता था कि वह तीसरे और चौथे वर्ग के बीच कहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि वह एक हाथापाई वाला योद्धा था। उसका वर्ग सामान्य था, दुर्लभ था या अनोखा, डेमन नहीं बता सकता था। हालांकि लिलिथ उससे कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था।
शूरवीर उनके सामने रुक गया और अपनी काठी सीधी करके बैठ गया। नमस्कार, मैं गैलाहेड ऑफ द डीप हूँ, हाउस मार्गन की सेवा में नाइट कैप्टन। उसकी आवाज़ स्थिर और औपचारिक थी। उसकी तीखी नज़रें उन दोनों के बीच झिलमिला रही थीं। मुझे लगता है कि आप एथर अकादमी से स्वागत करने वाले दल हैं। लिलिथ शांत भाव से आगे बढ़ी। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, सर गलाहाड। उसने विनम्रता से सिर हिलाया। मैं लिलिथ एस्ट्रानोवा हूँ, एथर अकादमी की छात्र परिषद अध्यक्ष। मेरे साथ छात्र परिषद अनुशासन मास्टर डेमन ग्रे हैं। कम संख्या में लोगों के आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। डेमन ने लिलिथ की नकल करते हुए शूरवीर को एक संक्षिप्त संकेत दिया। एक उच्च कुलीन के रूप में लिलिथ को एक साधारण शूरवीर के सामने खुद को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, भले ही वह एक कप्तान ही क्यों न हो। गलाहाड ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं लेडी मार्गन को सूचित कर दूंगा। मैं बस कुछ ही देर में आऊंगा। ऐसा कहकर उसने अपना घोड़ा मोड़ा और उस महान दल की ओर वापस चल पड़ा। लिलिथ ने डेमन की ओर एक तिरछी नज़र डाली। मत भूलो, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने का वादा किया था। डेमन ने तेजी से सांस छोड़ी और बुदबुदाया, हाँ हाँ, मैं अपने शब्द नहीं भूला हूँ। 1 मिनट बाद मुख्य डिब्बे का दरवाज़ा खुला और एक महिला बाहर निकली। जैसे ही वह निकट आए, 2 शूरवीर, दोनों द्वितीय श्रेणी के उन्नत सैनिक, उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़े हो गए। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और गहरी नीली आंखें जिनमें एक शांत तीव्रता थी। उसके चेहरे के भाव आकर्षक थे। वह अपनी युवावस्था के चरम पर एक सुंदर अधेड़ महिला थी। फिर भी उसके बारे में कुछ तो था। क्या यह उदासी थी या लंबी यात्रा की थकान थी? डेमन को यकीन नहीं था। वह उनके सामने रुक गई। उसकी निगाह स्थिर थी। वेलेरियन तक पहुंचने के लिए उसने हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी। नमस्कार। उसकी आवाज़ शांत और संतुलित थी। मैं अत्तिना मार्गन हूँ, समुद्र की बेटी। एक विराम। काश मैं कह पाता कि हमारी मुलाकात सुखद रही, लेकिन ऐसा नहीं है। लिलिथ ने लेडी मार्गन की ओर देखते हुए एक छोटा सा प्रणाम किया। डेमन ने भी ऐसा ही किया, हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी कम परिष्कृत थीं। उसकी आंखें सामने खड़ी कुलीन महिला पर साफ नजरें गड़ा रही थीं। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, महोदया। स्वागत समारोह छोटा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेडी मार्गन ने तटस्थ भाव से उन दोनों को देखा, लेकिन लिलिथ ने अपनी बात जारी रखी। मैं लिलिथ एस्ट्रानोवा, विद्यार्थी परिषद की अध्यक्ष हूँ, और मेरे बगल में डेमन ग्रे हैं, प्रथम स्थान प्राप्त प्रथम वर्ष के छात्र और विद्यार्थी परिषद के अनुशासन मास्टर। लेडी मार्गन की नज़र डेमन की ओर गई। डेमन ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। उसके बाद उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और एक क्षण के लिए उसका धैर्य टूट गया। आपसे परिचय होना मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरी महिला। मैं उद्धरण चिन्ह। वह हकलाया। लिलिथ की भौहें तन गईं। यह असामान्य था। डेमन आसानी से घबराने वालों में से नहीं था, लेकिन कम से कम वह अपना वादा तो निभा रहा था कि वह सबसे अच्छा व्यवहार करेगा, या ऐसा उसने सोचा। डेमन ने अपना गला साफ किया और आगे बढ़ा। उसकी नज़र लेडी मार्गन पर टिकी रही। मैंने सुना था कि लेडी मार्गन समुद्र के सबसे बेहतरीन जादुई मोतियों की तरह खूबसूरत थी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये झूठ था। लेडी मार्गन की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई, लेकिन डेमन की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। आपकी सुंदरता की तुलना मात्र मोतियों से करना आपका अपमान है, मेरी महिला। लिलिथ की आंखें फड़क उठीं। उसने अपना संयम बनाए रखते हुए डेमन की तरफ एक नज़र डाली। वह क्या कर रहा है? ये डेमन ग्रे था, वही असहनीय कमीना जिसने कभी उससे प्यार का नाटक किया था, इतनी सहजता से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। यहाँ तक कि वह, जो उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, यह नहीं बता सकी कि वह सच्चा है या दिखावा। उसका चेहरा लाल था। उसके शब्दों में एक शर्मीली ईमानदारी थी। आह डेमन, तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करोगे। आखिर उसने उस पर विश्वास क्यों किया था? ये वही आदमी था जो इस बात पर गर्व करता था कि उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं है, या यूं कहें कि वह इस बात पर जोर देना पसंद करता था। लेडी मार्गन के चेहरे के भाव पहले तो समझ में नहीं आए। जैसे ही डेमन के शब्द उन तक पहुंचे, उनकी नज़र हल्की सी झुंझलाहट से हल्के आश्चर्य में बदल गई। एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान उनके होंठों को छूने के लिए आतुर हो गई। कई वर्षों बाद किसी युवक ने उस पर इस तरह से प्रेम किया था। उसने अपनी भावभंगिमाएं तटस्थ रखीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसे एक पुरानी यादों का आनंद महसूस हो रहा था। उसे वे दिन याद आ गए जब वह अपने चरम पर थी, अपने वतन में, जब शूरवीर और कुलीन सब उसके पक्ष में होड़ लगाते थे। उसने डेमन का पुनः अध्ययन किया। वह सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसके हाव भाव और संतुलन से पता चलता था कि उसका पालन पोषण अच्छे शिष्टाचार के साथ हुआ है।
उसकी काली आंखें, गहरी और अस्पष्ट, उसे समुद्र की अथाह गहराई की याद दिलाती थीं। वह समझ सकती थी कि वह प्रथम श्रेणी का फ्रेशमैन क्यों था। उसका मन उससे बाहर निकल रहा था, उसके रोम रोम से रिस रहा था। उसके पास इतना था, फिर भी उसमें उचित नियंत्रण की कमी थी। इसका मतलब था कि वह करीब था अपनी प्रथम श्रेणी की उन्नति के कगार पर। पब फ्यूचर एड्स। और जिस तरह से उसने शर्म से उसकी ओर देखा, वह अपनी युवावस्था के शिखर पर था, एक ऐसा युवक जो संभावनाओं से भरपूर था। उतनी ही उम्र की होगी जितनी उसके मृत बेटे की। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन निश्चित रूप से मैं पहले से ही एक बुरी महिला हूँ। डैमन का चेहरा सिकुड़ गया, मानो उसे अपमानित किया गया हो। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, लगभग बच्चों जैसा आक्रोश। नहीं, तुम नहीं हो। तुम बहुत सुंदर हो, लिलिथ से भी ज्यादा सुंदर। कोई तुमसे इस तरह झूठ कैसे बोल सकता है? लिलिथ की आंख जोर से फड़क उठी। ये कमीना। लेडी मॉर्गन की निगाहें लिलिथ की ओर घूम गईं। लिलिथ एस्ट्रानोवा, युवा, आकर्षक और अपनी खूबसूरती के चरम पर। उसके शरीर में हर जगह वक्रता थी, और अब भी मॉर्गन के अपने शूरवीर उसकी ओर नजरें चुराए बिना नहीं रह पाते थे। फिर भी इस युवा लड़के ने बेशर्मी से उसे, एक वृद्ध महिला को, लिलिथ एस्ट्रानोवा से भी अधिक सुंदर घोषित कर दिया था। और वह भी उसके ठीक सामने, और कुछ नहीं। लेडी मॉर्गन जानती थी कि लिलिथ गुस्से में है। वह इसे महसूस कर सकती थी। और अभी तक डैमन की नज़रें सिर्फ उस पर ही थीं। कौन सी महिला ऐसी मान्यता का आनंद नहीं लेगी, खासकर जब ये किसी युवा, होनहार पुरुष से मिले, और वह भी लिलिथ एस्ट्रानोवा जैसी अद्भुत शख्सियत से। उसकी निगाहों में एक दुर्लभ मनोरंजन झलक रहा था। एक सुंदर युवक जिसकी आंखों में तीव्र जुनून था, जो उससे ऐसे शब्द कहने में नहीं डरता था। उसकी ईमानदार प्रशंसा स्पष्ट थी। वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। ओह माय, मैं बहुत खुश हूँ। डैमन ने अपना लाभ बढ़ाया। वह पास आया, उसके शब्द रेशमी कविता की तरह बह रहे थे। लेडी मॉर्गन की तारीफ करते हुए उसकी आवाज़ में लगभग बच्चों जैसी ईमानदारी थी। किसी तरह उसने इतनी दूरी भी बना ली कि उसका हाथ पकड़ सके, उसे धीरे से उठाकर उसके हाथों की उंगलियों पर एक नाजुक सा चुंबन दे दिया। लेडी मॉर्गन, जो थकी हुई आई थी, अब मुस्कुरा रही थीं। लिलिथ ने ये सब घटित होते हुए देखा और उसकी आंखें खतरनाक ढंग से फड़कने लगीं। पब फ्यूचर एड्स। डैमन ने लेडी मॉर्गन को अब तक देखी सबसे खूबसूरत महिला कहा था, इतनी बार कि यह बात चौंका देने वाली थी। और सबसे बुरी बात, लेडी मॉर्गन इसका आनंद ले रही थी। लिलिथ को पता था कि डैमन क्या करने वाला था। और ऐसा भी, वह अभी भी एक औरत थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी तुलना एक बूढ़ी विधवा से करने की? एक विधवा जिसका इकलौता बेटा मर गया था। एक बेटा जिसे डैमन ग्रे ने स्वयं मार डाला था। लिलिथ ने ठंडी निगाहों से देखा। लेडी मॉर्गन, क्या हम चलें? हमने अकादमी के मैदान में आपके लिए आवास की व्यवस्था कर दी है। मैं रास्ते में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंतर्निहित ठंडक स्पष्ट थी। वह आगे बढ़ी, उसकी निगाहें गहरी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि डैमन अभी भी लेडी मॉर्गन का हाथ पकड़े हुए था। क्या हम चलें, डैमन? उसका स्वर तीखा हो गया, लेकिन क्रोधित आदमी ने जरा भी संकोच नहीं किया। अगर कुछ भी हो तो उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। डैमन, अभी भी लेडी मॉर्गन का हाथ पकड़े हुए, एक सुंदर झुकाव के साथ उसकी ओर मुड़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या हम चलें, मेरी महिला? लेडी मॉर्गन उसकी हरकतों से खुश होकर हल्की हंसी हंसने लगीं। ओह, कितने सज्जन व्यक्ति हैं। और फिर उसने उसके साथ बाहें मिला लीं। लिलिथ की आंख जोर से फड़क उठी। दोनों गाड़ियों की ओर चल पड़े। डैमन लेडी मॉर्गन को एक अनुभवी रईस की तरह गरिमा के साथ ले जा रहा था। शूरवीर, जो इस पूरी बातचीत के दौरान चुप रहे थे, अब एक दूसरे को देखने लगे, पूरी तरह से चकित। वे इस मूर्ख युवक को समझ नहीं सके। एक ताज़ा गुलाब को, जो अपने यौवन पर है, केवल एक पुराने खरपतवार को तोड़ने के लिए त्याग देना। पागलपन। लिलिथ चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। उसके कदम संयमित और नियंत्रित थे, हालांकि उसका गुस्सा सतह के नीचे खतरनाक रूप से भड़क रहा था। डैमन, उसकी मनोदशा से अनजान या उसे अनदेखा करते हुए, लेडी मॉर्गन से बात करता रहा। उन्होंने सोल्थियोन के बारे में बात की, उसके आश्चर्यों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। उनके शब्द सहजता से प्रवाहित हुए, तथा विश्व की सजीव तस्वीरें उकेर दीं। लेकिन इन सब के पीछे उसका असली इरादा स्पष्ट था। वह उससे सूक्ष्मता से जानकारी निकाल रहा था। और उसकी कार्यप्रणाली इतनी सहज, इतनी निर्बाध थी कि लिलिथ, जो उसकी चालों को किसी से भी बेहतर जानती थी, ने भी शायद ही इस पर ध्यान दिया। उसने तेजी से सांस छोड़ी, उसे लेडी मॉर्गन को किसी प्यार करने वाले राजकुमार की तरह ले जाते हुए देखकर। मेरी देवी, उसने अपनी कनपटियों को रगड़ने की इच्छा को रोकते हुए सोचा।
वह मेरे सहायक अभिनेता बनने वाले थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने पूरा शो चुरा लिया था। उसने आह भरी, उसकी हताशा एक खतरनाक प्रकार की स्वीकृति में बदल गई। ठीक है, मैं उसके साथ खेलूंगा। आखिरकार यह उसकी गड़बड़ी थी, और वह उसे इसके हर सेकंड की कीमत चुकाने को मजबूर करेगी। फिर भी उसकी निगाहें गहरी हो गईं जब उसने डेमन के अति संतुष्ट भाव को देखा। मैं उसे उस बूढ़ी औरत को मुझसे ज्यादा सुंदर कहने का पछतावा करा दूंगी। लेडी मॉर्गन के साथ डेमन की बातचीत तब भी जारी रही जब गाड़ी राजधानी की सड़कों से होकर, भव्य द्वारों से होते हुए एथर अकादमी की ओर जाने वाली पक्की सड़कों पर पहुंची। लिलिथ उनके सामने बैठी थी, उसकी पैनी निगाहें डेमन पर टिकी थीं, क्योंकि वह बड़ी सहजता से लेडी मॉर्गन से जानकारी प्राप्त कर रहा था और साथ ही उसकी अंतहीन चापलूसी भी कर रहा था। उन्होंने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, तथा ये सुनिश्चित किया कि वह निश्चिंत और सहज रहे। लेकिन इन सब के पीछे उसका असली इरादा स्पष्ट था। लिलिथ ने उसके शब्दों में छोटी छोटी गलतियों को नोटिस किया, जानबूझकर की गई गलतियां, सूक्ष्म संकेत जिन्हें लेडी मॉर्गन समझने लगी थी। वह दुष्ट आदमी उसे फुसला रहा था, उसे कदम दर कदम अपनी लय में ले जा रहा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह इसके झांसे में आ गई थी। बोलते समय डेमन की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। ये सही है, अकादमी में हमेशा प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। दरअसल प्रवेश परीक्षा के दौरान कई छात्र मर जाते हैं और अकादमी बाहरी ताकतों को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए आप अपने नौकरों या शूरवीरों को भी नहीं ला सकते। उसने नाटकीय ढंग से अपना सिर नीचे करते हुए आह भरी। अकादमी स्वभाव से बहुत अभिजात्यवादी है। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मानो वह उदासी से दब गया हो। आपको यकीन नहीं होगा कि इस स्पार्टन अकादमी में रैंकिंग से नीचे गिरने से बचने के लिए छात्र कितनी भयानक चीज़ें करते हैं। बिल्कुल मार्कस की तरह। डेमन ने खुद को रोक लिया। एक क्षण के लिए उसकी नज़रें लिलिथ की ओर घूम गईं और फिर उसने तुरंत ही नज़रें फेर लीं, मानो राहत की सांस ली हो। लेडी मॉर्गन ने इसे तुरंत पकड़ लिया। यह एक सूक्ष्म क्षण था, लेकिन इससे उसकी शंकाएं पुष्ट हो गईं। अकादमी उनके बेटे की मौत के बारे में उनसे कुछ बात छिपा रही थी। और यह युवक, वह कुछ जानता था, लेकिन वह खुलकर बोल नहीं पा रहा था। लिलिथ एस्ट्रानोवा उसके ठीक बगल में बैठी हुई है, तब ऐसा नहीं है। मुझे उसे और सहज बनाना होगा। वह तो बस एक जवान आदमी है, उसने योजना बनाते हुए सोचा। हालांकि लिलिथ ने डेमन को घूर कर देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि लेडी मॉर्गन क्या सोच रही थी, और वह अच्छी तरह जानती थी कि डेमन क्या कर रहा था। छी, ये कमीना। पब फ्यूचर एड्स। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा कि डेमन ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। वही पुरानी चाल, लेडी मॉर्गन को परिपक्व, बुद्धिमान महसूस कराना, जबकि वह एक भोली, प्रेम रोगी मूर्ख की भूमिका निभा रही थी, जो उस पर हानिरहित क्रश रखती थी। लेडी मॉर्गन को नहीं पता था कि लिलिथ क्या सोच रही थी, लेकिन उसने डेमन ग्रे को पूरी तरह से कम करके आंका था। मुझे बताओ, डेमन, क्या तुम टोबियास से परिचित हो? डेमन ने पलकें झपकाईं, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। धीरे धीरे वह लिलिथ की ओर मुड़ा और उसे शर्मीली नजरों से देखा, मानो बोलने की अनुमति मांग रहा हो। लिलिथ उसे ध्यान से देखते हुए उसके साथ खेलने लगी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। डेमन ने राहत की हल्की सांस ली, मानो वह उनके बीच कुछ बिगाड़ने से डर रहा हो। जो लेडी मॉर्गन के लिए एक और सुराग था। मैं टोबियास को जानता था। हमारी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन मार्कस का वो दोस्त था। लेडी मॉर्गन के होंठ थोड़े मुड़ गए। इससे पहले भी उनकी बातचीत काट दी गई थी, मार्कस का जिक्र करने से ठीक पहले। और अब ये स्पष्ट था, यह मार्कस महत्वपूर्ण था। ओह, सच में, तुम दोस्त नहीं थे? ये तो शर्म की बात है। यह मार्कस लड़का भी तुम्हारे जैसा ही शिष्ट होगा। डेमन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह एक। उसने लिलिथ की ओर देखा। उसने उसे ठंडी, तीखी नज़र से देखा। लेडी मॉर्गन के लिए ये स्पष्ट था। लिलिथ नहीं चाहती थी कि वह आगे बोले। डेमन के चेहरे पर झिझक झलक रही थी। कुछ नहीं, मैं मार्कस के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा मतलब है, मैं मार्कस को नहीं जानता था। पब फ्यूचर एड्स। वह घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था, और लेडी मॉर्गन ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसे लिलिथ से अलग करना पड़ा, इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से अशिष्ट था। वह अपनी सीट से हिली और गाड़ी के पार सरक गई, खुद को डेमन और लिलिथ के बीच में धकेल दिया। लिलिथ की घूरती निगाहों को प्रभावी ढंग से काटना। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक हताश होगी। लेडी मॉर्गन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी छाती के पास खींच लिया और धीरे से मुस्कुराए। मुझे अपनी अकादमी के बारे में और बताओ, डेमन। मुझे यकीन है कि वहाँ कई मज़ेदार कहानियाँ होंगी।
डेमन पलकें झपकाते हुए, सिर खुजलाते हुए लेडी मॉर्गन को अकादमी के किस्से सुनाता रहा। हालांकि उसने बड़ी ही चालाकी से बातचीत का रुख मोड़ दिया। लेडी मॉर्गन का ध्यान उसके बेटे के दोस्तों की ओर मोड़ दिया और उसने चारा खा लिया। मतलब पहले तो ये थोड़ा मज़ेदार था, लेकिन फिर लाक अचानक गायब हो गया। मुझे लगा कि वो मुसीबत में पड़ गया है, लेकिन मार्कस उनका सरगना अजीब व्यवहार कर रहा था। डेमन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज़ विचारमग्न होकर बुदबुदाने लगी। यह अजीब था कि वह खुद से कैसे बड़बड़ाता रहा। मुझे लगता है ज़ैंडर ने कहा कि उसने उसे यह कहते हुए भी सुना था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मानो कोई परेशान करने वाली याद ताज़ा हो गई हो। मैं उन सबको मार डालूंगा। डेमन, लिलिथ की तीखी आवाज़ गाड़ी में गूंज उठी। उसका स्वर धीमा, दृढ़ और खतरनाक था। आपने बहुत कुछ कह दिया है। वह लेडी मॉर्गन की ओर मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन तनावपूर्ण थी। माफ़ करना, मैडम, मेरा जूनियर जवान और भोला है, और बेबुनियाद अफवाहों पर कान लगाता है। कृपया उस पर ध्यान न दें। वह खड़ी हो गई, गाड़ी थोड़ी हिलने लगी और उसने डेमन को घूर कर देखा। चुप रहें। डेमन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी ठंडी, दमनकारी उपस्थिति के कारण उसका शरीर सिकुड़ गया। मुझे माफ़ करना। मार्कस के बारे में बात करके मेरा इरादा परेशानी खड़ी करने का नहीं था। बस चुप रहो। लेडी मॉर्गन ने यह बातचीत देखी, उनकी अभिव्यक्ति गहरी होती जा रही थी। लेडी एस्ट्रानोवा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस कहानियां सुन रहा था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिलिथ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, उसकी आवाज़ कटी हुई थी, तनावपूर्ण। मेरी महिला, मुझे आपको आपकी बैठक के साथ साथ अकादमी में आपके प्रवास के बारे में भी जानकारी देनी है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे अपना थोड़ा सा समय देने में कोई आपत्ति नहीं करेंगी। उनके शब्द विनम्र थे, लेकिन अंतर्निहित संदेश स्पष्ट था। ये बातचीत खत्म हो गई थी। डेमन ने अपनी निगाहें गाड़ी के बाहर गुजरते दृश्य पर घुमा लीं और अपने होठों के कोने पर उभरी संतुष्ट मुस्कान को छुपा लिया। उसका काम पूरा हो गया था। आधारशिला रखी जा चुकी थी। उन्होंने मार्कस को अपराधी के रूप में चित्रित किया था और यहाँ से लेडी मॉर्गन को बिंदुओं को जोड़ने में ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। आखिरकार जिस दिन टोबियास की मृत्यु हुई, उस दिन मार्कस की वर्दी की जैकेट फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। और इसे किसने फाड़ा था? डेमन। जब उनका सामना टोबियास से हुआ था तब भी उन्होंने वही जैकेट पहनी थी। और मार्कस के कपड़े धोने वाली नौकरानी को ये याद होगा। यदि उसने ऐसा नहीं भी किया होता तो भी अकादमी के पास सभी आवश्यक साक्ष्य मौजूद थे। ताबूत में आखिरी कील, यह मार्कस के कमरे में था। यानी यह मानते हुए कि अकादमी को ये पहले ही नहीं मिल गया है, जिस पर डेमन को गंभीर संदेह था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और अब केवल एक ही ढीला सिरा बचा था, वह व्यक्ति जिसने डेमन को ऐसा करते देखा, वह जो डेमन के साथ छाया से तार खींच रहा था। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी उंगलियां उसके पैर पर धीरे से टैप कर रही थीं। वो इवंजेलिन या सिल्विया नहीं थीं। उसने उन्हें भांप लिया होगा। लियोना नहीं, वह शव छिपाने में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वह इतनी चालाक नहीं थी। ज़ैंडर, नामुमकिन। उसने तो डेमन की ही शिकायत कर दी होती। आखिरकार टोबियास उसका दोस्त था, जिसका मतलब था, जवाब स्पष्ट था। एकमात्र व्यक्ति जो अपनी छाया धारणा को दरकिनार करने में सक्षम है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो बिना देखे चल सकता था, ये प्रोफेसरों में से एक है। जब डेमन अपनी समस्याओं पर विचार कर रहा था, लिलिथ लेडी मॉर्गन को वर्तमान स्थिति से अवगत कराती रही। हालांकि उसने टोबियास की मृत्यु या उसके किसी भी दोस्त की मृत्यु का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने केवल ये बताया कि कैसे इन युवकों के कुलीन परिवार जल्द ही अकादमी में पहुंचेंगे। इस बीच लेडी मॉर्गन अकादमी के एक विशेष खंड में रहेंगी, जो विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। डेमन ने पहले कभी उस क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। अरे, उन्होंने तो सभी छात्र क्षेत्रों का भी पता नहीं लगाया था। लेकिन उन्होंने अकादमी का नक्शा देखा था और स्वाभाविक रूप से वह बहुत बड़ा था। अतिथि निवास अकादमी के कोलिजियम और टूर्नामेंट मैदान से ज़्यादा दूर नहीं था। ये पूरा क्षेत्र उन विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाया गया था जो एथर अकादमी में किसी भव्य आयोजन, किसी उत्सव, युद्ध खेलों जैसे किसी टूर्नामेंट या दोनों के अवसर पर आते थे। वहाँ एक अलग द्वार बनाया गया था जो सीधे बाहर की ओर खुलता था, ताकि आने वाले कुलीन लोगों को मुख्य द्वार पर छात्रों से न मिलना पड़े। वह द्वार केवल बड़े आयोजनों के दौरान ही खुलता था, लेकिन चूंकि यह ऐसा समय नहीं था, इसलिए उनके पास सामान्य प्रवेश द्वार के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिलिथ जब बोल रही थी तो लेडी मॉर्गन के चेहरे पर हमेशा की तरह थकावट और थकान का भाव था, उनका ध्यान कहीं और था। डेमन मन ही मन मुस्कुराया। उसे यकीन था कि लिलिथ उसे अपनी ओर धकेल रही थी।
किसी भी तरह से लिलिथ चाहती थी कि लेडी मॉर्गन उसे एक सहयोगी के रूप में देखे, या कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे वह अपने अंदरूनी सूत्र के रूप में उपयोग कर सके। वे शीघ्र ही अतिथि निवास पर पहुंच गए। उनके सामने सफ़ेद हवेली खड़ी थी, जिसका भव्य प्रवेश द्वार उत्कृष्ट परिष्कार का आभास दे रहा था। दूर से डैमन की नज़र अकादमी के ऊंचे शिखरों पर पड़ी। उससे भी आगे एक विशाल पत्थर का खंभा भयानक सन्नाटे में खड़ा था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये रास्ता अकादमी की कालकोठरी, भूमिगत भूल भुलैया की ओर जाता था। लेकिन अब उस पर विचार करने का समय नहीं था। डैमन ने अपना ध्यान वापस हवेली की ओर मोड़ दिया। गाड़ी के दरवाजे बाहर खड़े एक शूरवीर ने खोले और सबसे पहले डैमन बाहर निकला, और जैसे ही लेडी मॉर्गन गाड़ी से उतरी, उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। लिलिथ उनके पीछे पीछे चली। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी और वे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। नौकरानियों का एक समूह औपचारिक वर्दी पहने एकदम सही क्रम में खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, नौकरानियों ने उनका स्वागत किया, जबकि नौकरों के एक समूह ने लेडी मॉर्गन के अनुयायियों को व्यवस्थित होने में सहायता की। डैमन लेडी मॉर्गन को ऊपर ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लिलिथ ने उसे बीच में ही रोक दिया। एक बार फिर उन्होंने संतुलित शान के साथ बात की। मुझे छोटे स्वागत समारोह के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी लोग परिवार के प्रतिनिधियों से मिलने में व्यस्त हैं। रेगाडी, एम्ब्रिज, फेजॉय, गानिया और अंत में तातारस्तानी सभी जल्द ही अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। लिलिथ की निगाहें लेडी मॉर्गन की ओर घूम गईं। बैठक अंतिम प्रतिनिधि के आने के एक दिन बाद होगी। इस बीच आप अपने खाली समय में अकादमी से परिचित हो सकते हैं। लेडी मॉर्गन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। पब फ्यूचर एड्स, ये सभी कुलीन परिवार एकत्रित हो रहे थे। फिर भी अकादमी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्हें केवल इतना बताया गया था कि उनके बच्चे मर चुके हैं। सामान्य परिस्थितियों में अकादमी केवल मृत्यु का कारण रिपोर्ट भेजती और अवशेष परिवार को लौटा देती। लेकिन ये समय अलग था। क्यों? क्योंकि वे नए छात्र थे। वे किसी भी खतरनाक परीक्षा या कालकोठरी में नहीं गए थे। वे सभी अकादमी के भीतर ही मर गए थे, रहस्यमय परिस्थितियों में। और अब कुलीनों को सूचित करने के बजाय आमंत्रित किया जा रहा था। अकादमी नहीं चाहती थी कि बाहर किसी को पता चले कि क्या चर्चा होगी, जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। यह ऐसी बात थी जिसे एथर अकादमी दफनाना चाहती थी। लेडी मॉर्गन के विचार तेजी से दौड़ने लगे। क्या ये वाल्थेरॉन शाही परिवार से संबंधित है, या मंदिर से? केवल वे दो शक्तियां ही अकादमी को इतना सतर्क बना सकती थीं। उसकी तीखी नज़रें लिलिथ पर टिक गईं। बहुत अच्छा, लेडी एस्ट्रानोवा। डैमन ने लेडी मॉर्गन का हाथ छोड़ दिया और उन्हें धीरे से सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और लिलिथ के पास खड़े हो गए। लिलिथ मुस्कुराए। लेडी मॉर्गन, मुझे आशा है कि अकादमी में आपका प्रवास सुखद रहेगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आपके आराम करने के बाद हमें आपको भ्रमण कराने में खुशी होगी। आप जिसे चाहें अपने मार्गदर्शक के रूप में चुन सकती हैं। हमें आपकी सुविधानुसार रहने में खुशी होगी। एक सूक्ष्म धक्का। लिलिथ लेडी मॉर्गन को ऐसी स्थिति में धकेल रही थी जहां उसे डैमन को चुनना होगा। और निश्चित रूप से पब फ्यूचर एड्स। लेडी मॉर्गन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी निगाहें डैमन पर टिकी रहीं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। लिलिथ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अभी के लिए अलविदा, लेडी मॉर्गन। डैमन ने अंततः बोलने से पहले काफी देर तक उसकी ओर देखा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, मेरी महिला। लिलिथ ने अपनी एड़ी घुमाई और डैमन ने उसका पीछा किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने लेडी मॉर्गन की ओर एक आखिरी नज़र डाली। जब वे जा रहे थे, लिलिथ ने अपने घर वापस जाने के लिए गाड़ी न लेने का फैसला किया। इसके बजाय वह दूर स्थित एक मीनार की ओर धीरे धीरे चली गई। डैमन भी उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसे पता था कि वहां एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है जो उन्हें अकादमी की मुख्य इमारत तक वापस ले जाएगा। ये टेलीपोर्टेशन सर्कल अकादमी में चारों ओर फैले हुए थे। आखिरकार इतनी बड़ी जगह में ऐसी सुविधाएं तो होनी ही थीं। लिलिथ ने उसे घूर कर देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। लेडी मॉर्गन बहुत सुंदर है ना? उसने कंधे उचका दिए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह क्या कहना चाह रही थी। मुझे नहीं पता। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो उनकी उम्र भी लगभग इतनी ही होती। लिलिथ ने उपहास किया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार वह मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। डैमन ने उसे भावशून्य भाव से देखा। क्या तुम सचमुच इतनी छोटी सी बात पर इतनी नाराजगी रख रहे हो? लिलिथ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। कोई शिकायत नहीं। बदला लेना चाहते हैं? हाँ, मैं बदला लूंगा। यह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का तुम्हारा मौका है। और वह खिड़की तेजी से बंद हो रही है।
डेमन ने आह भरी, उसकी आवाज थकी हुई थी। वाह लिलिथ, तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो। कोई भी औरत तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। उसने उसकी ओर देखा और आंखें घुमाईं। मुझे इसमें कोई ईमानदारी नजर नहीं आती। मेरी नाराजगी और गहरी हो जाती है। उसने आह भरी। आह, ठीक है, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं। मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है, जैसे गार्डेनिया के फूल। मुझे तुम्हारी पन्ने जैसी हरी आंखें बहुत पसंद हैं, जो छुपाती हैं कि तुम कितने खतरनाक हो। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। मैं देख रहा हूं कि तुमने वहां कितना अपमान किया है। तुम सचमुच अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें जल्दी ही बदला दूंगा। उसने फिर आह भरी, औरत, और क्या चाहिए? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर्याप्त नहीं था। क्या लड़कियों को ईमानदार लड़के पसंद नहीं आते? वह ठंडी हंसी हंसी। ये वह आदमी कह रहा है जिसने अभी लेडी मार्गन से झूठ बोला था। उसने कंधे उचकाए। छू लो। वह रुक गई। बाकी कुलीन परिवार जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अकादमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम इसमें शामिल हो। जिस दिन टोबियास की मौत हुई, उस दिन तुम्हारे पास एक बहाना था, तुम मेरे साथ शहर में थे। जब तक किसी ने यह नहीं देखा कि तुम टोबियास को मारने कब वापस आए, मैं तुम्हारा बहाना बन सकता हूँ। उसने सिर हिलाया। अच्छा, रेनाटा का क्या हुआ? वो भी शहर में ही थी। उसने सिर हिलाया। हमारी एकमात्र समस्या वह व्यक्ति है जिसने तुम्हें देखा। उसने फिर से सिर हिलाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, मुझे एक सुराग मिला है। चलते समय उसने उसकी ओर देखा। कौन? उसने अपनी नज़रें और भी संकुचित कर लीं। ये प्रोफेसरों में से एक है। उसने दूर स्थित शिखरों की ओर देखा और आह भरी। इससे मामले को कम करने में कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन अगर बात यहीं तक सीमित रह जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे पास उनमें से एक को मारने का साधन है। डेमन को कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन इससे उसका डर कम नहीं हुआ। अगर किसी प्रोफेसर ने उसे टोबियास को मारते देखा था, तो वो कौन हो सकता है? उनके इरादे क्या थे? उन्होंने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? क्या वे उसे रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रहे थे? या इससे भी बेहतर, क्या उन्होंने कभी इसकी योजना ही नहीं बनाई थी? क्या वहां उनसे मिलना महज संयोग था, या वे शुरू से ही उन्हें निशाना बना रहे थे? उसके दिमाग में कई संभावनाएं कौंधीं। उन्होंने जानबूझकर उसके छोड़े सबूतों से छेड़छाड़ क्यों की? क्या उन्होंने इसे इसलिए बदला क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं पकड़ा जाऊं? वह ऐसा नहीं करता क्योंकि फटी हुई जैकेट मार्कस की थी। यही उसका उद्देश्य था। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि लिलिथ अपनी सामान्य शालीनता के साथ उसके बगल में चल रही थी। उसके कूल्हे उसके लंबे लाल बालों की लय के साथ हिल रहे थे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन है कि आप भी मेरे जैसे ही निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, उसने कहा। इसका मतलब है कि जो भी है, वह तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करेगा। उनके अपने इरादे हैं, या यूं कहें कि वे अपनी ही योजना के पीछे थे। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं, तो उन्होंने तुम्हें टोबियास को निगलते हुए देखा होगा और तुम्हारी शक्तियों में दिलचस्पी ली होगी। वह जानती थी कि अकादमी सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, ये तो उसका एक हिस्सा मात्र है। ज्यादातर कर्मचारी तो सच्चे प्रोफेसर भी नहीं थे। वे शोधकर्ता थे जिन्होंने एक वर्ग को जागृत किया था, रसायनज्ञ, जादूगर, मागी वगैरह। ये लोग ज्यादातर अपने शोध से ही मतलब रखते थे। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग ज्ञान की खोज जारी रखने के लिए खुद को लिचेस में बदल लेते थे। बेशक अवैध रूप से। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई प्रोफेसर यह मान ले कि उनके पास एक प्रकार का जादू या वर्ग कौशल है जो डेमन की शक्ति से लाभान्वित होगा। या यूं कहें कि उसकी परछाई से। मुझे यकीन नहीं है, उसने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई तुम्हें काले जादू में एक घटक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। डेमन ने अपनी परछाई की ओर देखा, जो किसी भी सामान्य परछाई की तरह व्यवहार कर रही थी। क्या मैं ही? क्यों मैं? वह रुका। काले जादू का एक प्रमुख घटक। लेकिन काले जादू का गुण दुर्लभ भी नहीं है, ये लगभग आम है। उसने सिर हिलाया। लेकिन आपकी तो छाया है। ये कुछ हद तक दुर्लभ है, अनसुना नहीं, लेकिन दुर्लभ है। उसने उसकी परछाई पर नजर डाली। और तुम्हारा तो और भी आकर्षक है, अपनी सभी विचित्र क्षमताओं के साथ। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैं समझ गया। इससे हमने तय कर लिया है कि जो भी है, वह दुश्मन है। उसने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि वे समय रहते अपना कदम उठाएंगे। हालांकि वे इस नेक बैठक के दौरान कोई शरारत नहीं करेंगे। कम से कम मुझे तो यही उम्मीद है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो मेरे पास अभी भी चिंतित होने के कारण हैं। उसने फिर अपना सिर हिलाया। पागल नहीं, सतर्क। आपको ऐसा ही होना चाहिए। पब फ्यूचर एड्स। उसने आह भरी।
उन सभी प्रोफेसरों के बारे में सोचकर जिन्हें वह जानता था। ये भी हो सकता था कि वह कोई परिचित न हो, लेकिन उस इलाके में तो कोई प्रोफेसर ही होगा। हालांकि रात के उस समय ये संदिग्ध था। फिर रेन एम्ब्रिज भी था, जिसे उसने बेहोश पाया था और उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे। उसने मार्कस से कभी पुष्टि नहीं की कि क्या उसने ही उसे बेहोश किया था। ये खतरनाक है, लेकिन अगर मैं खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? उसने उसकी ओर देखा। नहीं, अगर वे आगे बढ़ना चाहते तो पहले ही आगे बढ़ चुके होते। लेकिन आपको क्या लगता है वह कौन है? डैमन ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। उसे सचमुच पता नहीं था। मुझे नहीं पता। केल, अल्फ्रेड, एमराल्डा, टूनपिक, हॉडहैंड, कोई भी प्रोफेसर हो सकता है। और उनमें से हर कोई। मान लीजिए कि वे मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। वह रुकी और चलते समय अपने बालों को एक तरफ कर लिया। आपने अपने जानने वाले सभी प्रोफेसरों का जिक्र किया, क्रोम को छोड़कर। खैर, वह एक अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं। डैमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर कुछ है तो सबसे ज़्यादा संदिग्ध कायल ही है। उसने सिर हिलाया। क्या इसका कारण यह है कि उसमें कोई अंधकार में गुण है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैकथॉर्न परिवार ने 4 पीढ़ियों से 5वीं श्रेणी में कोई उन्नति नहीं की है। और पिछले दानव युद्धों में उनके बुजुर्ग, जो कई शताब्दियों से 5वीं श्रेणी में थे, युद्ध में मारे गए। तो उनमें बहुत प्रेरणा है। लिलिथ को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था। डैमन को केल के बारे में एक गहरी धारणा जरूर थी, लेकिन ये सही थी या नहीं, यह अलग बात थी। हमें आगे जांच करनी होगी। चूंकि कायल तुम्हारा संदिग्ध है, मैं देखूंगा कि जिस दिन तुमने टोबियास को मारा था उस दिन वह क्या कर रहा था। लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और कायल एक सीधा सादा आदमी है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह इसे छिपाएगा नहीं। हालांकि वह ठंडा है, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि वह सचमुच अपने छात्रों की परवाह करता है। डैमन ने अपनी जीभ चटकाए। वह केल को संदेह का लाभ नहीं देने वाला था। केल ने हर मोड़ पर उसका विरोध किया था। मिड सेमेस्टर मूल्यांकन इसका सबूत था। अगर डैमन ने मूल्यांकन के मानदंड पहले से नहीं देखे होते तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाता। यह मेरे लिए खबर है, वह बुदबुदाया। लेकिन ठीक है, जब तक उनके पास ठोस सबूत नहीं आ जाते, उन्हें ज्यादा जरूरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हमारे पास सबूत नहीं आ जाते, हमें मौजूदा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक आप हमारे नुकसान का हिसाब किताब करते रहेंगे, मैं आगे बढ़ने के तरीके सोचूंगा। बाकी मुद्दों पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेवल अप करने की बात सुनते ही लिलिथ की आंखें चमक उठीं। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। अगर होता भी तो उसे यकीन नहीं था कि वह क्या खतरनाक हरकतें कर सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसने एक पल बाद कहा। अगर आपको कुछ पता हो तो बताए, है ना? डैमन ने भौहें उठाईं। जरूर। जब वे एक ऊंचे शिखर के बाहर देवी की छोटी जर्ज मूर्ति की ओर बढ़े तो उसने आह भरी। पब फ्यूचर एड्स। वे एक गोलाकार संरचना पर रुक गए, जहां रून मंद पड़ गए थे और जादू की हल्की सी झलकियां दिखाई दे रही थीं। बीच में एक चमकता हुआ रत्न जड़ा हुआ था। उसने उसे एक जादुई क्रिस्टल के रूप में पहचाना, जो बची हुई जादुई ऊर्जा से सना हुआ था। संरचना के केंद्र में खड़ी होकर लिलिथ ने अपना जादू उसमें उड़ेल दिया। उनके शरीर झिलमिलाए और फिर टेलीपोर्टेशन मंत्र द्वारा निगल लिए गए। झनकार, झनकार। विशाल प्रशिक्षण मैदान में तेज सांसों और प्रशिक्षण हथियारों की टक्कर की आवाजें गूंज रही थीं। जटिल जादुई उपकरणों से सुसज्जित यह स्थान एक गहन युद्धाभ्यास का साक्षी बन रहा था। काले बालों वाला एक युवक उसके बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसके हाथों और चेहरे पर युद्ध के निशान थे, बार बार वार से चोट के निशान। थकान के बावजूद उसने अपना रुख मजबूत रखा और सुनहरे बालों वाली, धूप से झुलसी आंखों वाली एक लड़की का सामना कर रहा था। उसके हाथ में एक प्रशिक्षण तलवार थी और उसका भाव शांत लेकिन अटल था। डैमन आगे बढ़ा और अपनी प्रशिक्षण तलवार उस पर तान दी। कुंद हथियार ने प्रतिरोध का सामना किया और इवांगेलिन ने उसे आसानी से रोक लिया, लेकिन वार की ताकत से वह थोड़ा पीछे हट गई। हो सकता है कि मुझमें तलवार चलाने की प्रतिभा न हो, डैमन ने अपनी पकड़ ठीक करते हुए बुदबुदाया, लेकिन अगर मैं खंजर का इस्तेमाल कर रहा होता तो बात अलग होती। इवेंजेलिन मुस्कुराए, उसके स्वर में उपहास था। बुरा है, आज का विषय तलवारबाजी है, उसने सहजता से कहा। मैं तो बस बहाने ही सुन रही हूं। डैमन ने खुद को संभालते हुए दांत पीस लिए। उसकी शैली तलवारबाजी के मूल सिद्धांतों पर पूरी तरह से टिकी थी, हर चाल सोची समझी, हर वार सटीक।
वह लगभग एक प्रशिक्षणरत युवा शूरवीर जैसा लग रहा था। उसकी तकनीक इवांगेलिन की तकनीक से अजीब तरह से मिलती जुलती थी। उसने प्रहार किया, तुम केवल मूल बातें ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? डेमन ने उपहास किया, क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मुझे पिटने में मजा आता है? तलवारबाजी का यही एक तरीका है जो मैं जानता हूं। अगर मैं इसे बदल दूं तो बात ही कुछ और होगी। उन्होंने उसके हमले को रोका तथा त्वरित पैंतरेबाजी से जवाब दिया, जिससे उसे अपने पैर जमाने पड़े। मुझे तलवार चलाने का कोई हुनर नहीं है, उसने भारी सांस लेते हुए कहा। इसलिए मैंने खंजर और धनुष चलाना सीखा है। इवेंजेलिन ने अपनी जीभ चटकाए। झूठा, जाहिर है वह उससे फिर झूठ बोल रहा था। तलवारबाजी में कोई हुनर न रखने वाला कोई व्यक्ति इतनी सटीकता से तलवार कैसे चला सकता है? वह सिर्फ बुनियादी बातों पर भरोसा करके भी उसके सामने कैसे टिक सकता है? उसकी चिड़चिड़ाहट भड़क उठी। उसकी बकवास अब बहुत हो गई थी। अगर डेमन उससे झूठ बोलता रहेगा तो ठीक है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी मनःशक्ति को नियंत्रित करते हुए उसने अपने ब्लेड में जादू भर दिया। रेडिएंट ब्लेड। जैसे ही वह उसकी ओर झुकी, उसकी तलवार पर एक प्रकाश जादू की लकीर छा गई। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब तक वह अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपने निष्क्रिय कौशल पर निर्भर था। नियमों के अनुसार इस अभ्यास में जादू का इस्तेमाल करना सख्त मना था, लेकिन सौभाग्य से ये प्रकाश जादू था। परछाइयों की अपनी बढ़ी हुई समझ के जरिए उसने परछाइयों में बदलाव को भांप लिया और सहज प्रतिक्रिया दी, उसकी तलवार की चमकती हुई चाप को चतुराई से चकमा देते हुए। प्रशिक्षण मैदान में एक आदेशात्मक आवाज गूंज उठी, इवांगेलिन, जादू का प्रयोग, तुम बाहर हो। प्रोफेसर की जोरदार घोषणा पूरे मैदान में गूंज उठी। उन्होंने डेमन की ओर एक नज़र डाली। बहुत अच्छा। डेमन एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, इस अप्रत्याशित स्वीकृति से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने अपनी नज़र पास में ही अभ्यास कर रहे दूसरे छात्रों पर डाली। पब फ्यूचर एड्स। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। आह देवी, क्यों? वह क्यों नहीं हारा? मुझे यकीन है कि उसने उसे जादू का प्रयोग करने के लिए बहकाया होगा। मैंने कसम खाई थी कि वह मैच जीत गई है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह अजीब है कि मैं उसे बहुत अच्छा समझता हूँ? मेरा मतलब है, चलो दोस्तों, वह इतना बुरा नहीं हो सकता। क्या उसने इंपीरियल अकादमी के छात्रों को नहीं पीटा? उफ, मुझे लगता है तुम सही हो। उसने उन्हें उनकी जगह पर खड़ा कर दिया। फिर भी मुझे नहीं लगता कि वह एक अच्छा आदमी है। डेमन ने अपने साथियों पर नज़र डाली। पिछले कुछ दिनों में उनके बारे में उनकी राय बदलने लगी थी। उसकी प्रतिष्ठा, जो एक बार धूमिल हो गई थी, धीरे धीरे ही सही चीख होने लगी थी। वह कक्षा में अपना प्रभाव बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। कम से कम वह योजना थी। लेडी मॉर्गन को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और इतने कम समय में ही उसने एक नौकरानी का अपहरण कर लिया था। हाँ, उसने युद्ध कक्षों से एक दासी का अपहरण कर लिया था। जहाँ तक सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो स्वाभाविक रूप से डेमन का इसमें कुछ हाथ हो सकता है। कुछ दिन पहले ही उसे अकादमी में गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसने खास तौर पर उससे अनुरोध किया था और सिर्फ उससे ही। चूंकि वह छात्र परिषद का सदस्य था, इसलिए यह कोई अनुचित अनुरोध नहीं था, इसलिए उसने उसे स्वीकार कर लिया। उस दौरान उसने बड़ी चालाकी से एक भ्रम रचा था। ऐसा लग रहा था मानो लेडी मॉर्गन अपनी स्ट्रैंड चालों से उसे बरगला रही है। उसने उसे यह सोचने दिया था कि उसका पलड़ा भारी है, खासकर जब उसने उसके गाल पर चुंबन किया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने लापरवाही से जानकारी देना शुरू कर दिया है। वहां से उसने सावधानीपूर्वक उसे यह विश्वास दिलाया था कि यदि वह मार्कस फेजॉय के कमरे में प्रवेश करना चाहती है तो उसे किसी नौकरानी की सहायता की आवश्यकता होगी ताकि वह बिना किसी की नज़र में आए अंदर जा सके। और उसने चारा खा लिया था। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे कुछ अप्रत्याशित चीज मिली। उसके बेटे की मृत्यु की रात मार्कस फेजॉय की अकादमी की वर्दी फटी हुई पाई गई थी। उस पर पानी के जादू के निशान थे और यहाँ तक कि उस पर जंगल के अवशेष भी चिपके हुए थे। लेडी मॉर्गन को बस इतना ही चाहिए था। वहां से वह अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंची, मार्कस फेजॉय ही वह व्यक्ति था जिसने उसके बेटे की हत्या की थी। स्वाभाविक रूप से वह उस द्वेष को अपने मन में दबाए रखेगी और जब चीजें सही जगह पर आ जाएंगी तो वह कार्रवाई करेगी। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जिसका शिकार डेमन खुद भी पहले हो चुका था। अगर आप किसी को यह यकीन दिला दें कि उसने खुद ही सच्चाई खोज ली है तो उसके उस विश्वास पर अड़े रहने की संभावना ज्यादा होती है। डेमन ने अपनी प्रशिक्षण तलवार नीचे रख दी। कल कुलीन और अकादमी सम्मेलन शुरू होगा। आने वाला आखिरी कुलीन परिवार आज यहाँ होगा। उसने अपने सहपाठियों की ओर देखा। उसकी नज़र कुछ देर के लिए इवांगेलिन पर पड़ी जो उसके बगल में खड़ी थी।
अब क्या? उसने पूछा। पब फ्यूचर एड्स। डेमन ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। क्या? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सिल्विया की ओर सिर हिलाया। वह एक कोने में किताब लेकर बैठी हुई एक योगिनी लड़की थी, या कम से कम उसे लगता कि वह पढ़ रही है, अगर किताब उल्टी ना होती। ठीक है सिल्विया, मुझे माफ़ करना, डेमन ने आह भरते हुए अपना सिर रगड़ा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। सच तो ये था कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। जब वह उनकी परवाह नहीं करता था तो ये बहुत आसान था, लेकिन अब उसने ऐसा किया। इवांगेलिन ने एक शांत आह भरी, उसकी आंखों में एक भावना झलक रही थी जिसे वह दबाने की कोशिश कर रही थी। डेमन ने गहरी सांस ली, उसकी हताशा स्पष्ट थी। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, वह बुदबुदाया। कोई सुझाव? कुछ भी मदद करेगा। इवेंजेलिन ने सिर हिलाने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि वह हरे भरे महाद्वीप के एक बहुत ही ऊंचे परिवार से है, और उसे आश्रय मिला था सामान्य से कहीं ज़्यादा। वह बाहर जाने वालों में से नहीं है। डेमन की अभिव्यक्ति बदल गई। रुको, क्या? उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। मुझे लगता है कि ये काम कर सकता है। इवेंजेलिन ने भौहें उठाईं। क्या काम हो सकता है? डेमन मुस्कुराया, उसकी नज़र सिल्विया की ओर चली गई। मुझे तुम्हें ये बताने में दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं सिल्विया को डेट पर ले जा रहा हूँ। इवेंजेलिन ने पलकें झपकाईं। क्या क्या? सिल्विया छात्रावास के हॉल में चली गई। उसके चारों ओर रात का सन्नाटा छा रहा था। वह लाइब्रेरी में सामान्य से थोड़ी देर रुकी थी, लेकिन शुक्र है कि छात्रावास अभी बंद नहीं हुए थे, उसने कर्फ्यू नहीं छोड़ा था। वह एक शांत रास्ते से अपने कमरे की ओर लौटती हुई मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजरी। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंची, उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने अपना सिर झटक लिया। कौन है वहाँ? उसने पूछा। अपने आप को दिखाओ। एक ठंडी सी सिहरन उसकी त्वचा पर रेंगने लगी। कभी जाने पहचाने गलियारे अब सनकरे लगने लगे, मानो कोई अदृश्य चीज़ उसे दबा रही हो। और फिर भी जब वह फिर मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसने पुस्तक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मैं शायद अपना आपा खो रहा हूँ। सिर हिलाते हुए वह दरवाजे तक पहुंची और उसे खोला। अंदर कदम रखते ही कमरा अंधेरा था। उसने आह भरी और चुपचाप अपनी किताब नीचे रख दी, फिर लाइट जलाई, केवल एक आवाज़ के लिए, उसे बधाई देने के लिए। क्यों? नमस्ते सिल्विया। उसका दिल धक से रह गया। उसकी खिड़की के पास रखी बड़ी कुर्सी, जो उसकी सामान्य अध्ययन सीट थी, धीरे धीरे घूमी और एक काले बालों वाला युवक उस पर बैठा दिखाई दिया। डेमन। उसकी काली आंखें सूनी थीं, उसका भाव अस्पष्ट था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी फीकी थी मानो उसमें कोई खतरनाक चीज़ छिपी हो। उसके आसपास की परछाइयाँ अस्वाभाविक रूप से फैली हुई थीं, उसकी कुर्सी के नीचे जमा हो रही थीं मानो उनका अपना कोई मन हो। सिल्विया सख्त हो गई। यह तुम? क्या? डेमन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? युवक पीछे झुक गया, उसके होठों पर वही भयावह मुस्कान तैर रही थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सिल्विया ने धीमी सांस छोड़ते हुए अपने कमरे को देखा। तो वह उपस्थिति जो मैंने पहले महसूस की थी, वह अवश्य ही वही रही होगी। डेमन के चेहरे पर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। वह बिना वजह घबरा गई थी। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने होंठ काटने लगी। घबराने के लिए क्षमा करें। डेमन ने भौहें उठाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि मैं अंदर कैसे आया? उसने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उसे घूर कर देखा। तुम भी यही रास्ता अपना सकते हो। डेमन हंसा। ये सिल्विया जैसा बिल्कुल नहीं था। तो तुम मुझ पर गुस्सा हो? उसने फिर अपना सिर हिलाया। तुम पर गुस्सा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर गए? हाँ, बहुत डर गए। वह एक शेल्फ के पास चली गई। क्या आप थोड़ी चाय चाहते हैं? डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें डरा दिया है। वह आंखों से संपर्क टालते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई। तुमने सबको डरा दिया है। यह एक नीच प्रहार है। उनके बीच सन्नाटा छा गया, उसके बाद उसने आह भरी। अगर तुम फिर से माफ़ी मांगने आए हो तो परेशान मत हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे मूल्यांकन की परवाह नहीं है। जाहिर है तुम्हारे पास अपने कारण थे और तुमने वही किया जो तुम्हें जीतने के लिए करना था। मैं इसमें कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए इसे जाने दो। डेमन खड़ा हुआ और उसकी ओर चला गया। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ। सिल्विया ने ऊपर देखा। तुमने नहीं किया। डेमन मुस्कुराया। नहीं, वह पास आया। मैं तुम्हें अगवा करने आया हूँ। सिल्विया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या
इस बारे में मजाक भी मत करो। डेमन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। कौन मजाक कर रहा है? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसे पकड़ लिया और एक तेज गति से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सिल्विया को चीखने का भी समय नहीं मिला था कि वह खिड़की से बाहर कूद गया। जब वे तीसरी मंजिल से नीचे गिरे तो उनका पेट बैठ गया। तेज हवा उनके कानों के पास से गुजर रही थी, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले डेमन का हाथ तेजी से बाहर निकला और एक चिकना पारदर्शी तार, उसका सर्वदिशात्मक गियर, उसे झुलाया। तार तना हुआ था, जिससे जमीन पर गिरते समय उनकी गिरना रुक गया। सिल्विया की सांसें तेज, घबराहट भरी थीं। हाँ, कैसे? हिम्मत! डेमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुप रहो और मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने उसे शांत चांदनी अकादमी के मैदान में खींचा, वह सदमे से पलकें झपकाने लगी। उसका विरोध उसके गले में ही दब गया और जिज्ञासा धीरे धीरे उसके शुरुआती डर पर हावी हो गई। डेमन उसे अकादमी के भूमिगत जलमार्ग के एक छिपे हुए हिस्से में ले गया, जो कि शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला भागने का रास्ता था। जिस क्षण वे बाहर निकले, सिल्विया को कुछ अलग सा महसूस हुआ। वह ठंडी, दमनकारी उपस्थिति जो उसने पहले अपने चारों ओर महसूस की थी, अब चली गई थी। डेमन उसे कुछ पेड़ों के पीछे खींच ले गया और उसने रात की हवा का आनंद लिया। वह उससे डरी नहीं थी, लगता था कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं थे। पेड़ों के पीछे एक घोड़े वाली गाड़ी छिपी हुई थी। डेमन ने उसे कमर से पकड़कर उठाया और सीट पर बिठाया, फिर खुद भी उसमें चढ़ गया। सिल्विया उसे घूर रही थी, अब उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से हावी हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... हम कहाँ जा रहे हैं? डेमन ने लगाम पकड़ ली और उसे देखकर मुस्कुराया। डेट पर। सिल्विया की ग्रे आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? गाड़ी सड़क पर आसानी से चलती हुई चल पड़ी। कुछ ही देर में अथोर अभयारण्य की भव्य रोशनियां दिखाई देने लगीं, जो अपनी गर्म चमक से रात के आकाश को रोशन कर रही थीं। और जब वे अकादमी से बाहर निकले तो सिल्विया को कुछ एहसास हुआ। वह काली ठंड जो उसने पहले महसूस की थी, वह भारी साया जो कई दिनों से उससे चिपका हुआ था, ये पीछे रह गया था। काफी समय बाद पहली बार उसे आज़ादी का एहसास हुआ। डेमन ने गाड़ी एक भूरे बालों वाले युवक के पास रोकी, जिसकी नीली आंखों में एक धूल चमक थी। सिल्विया ने अजनबी को सावधानी से देखा, तभी डेमन उछलकर नीचे उतरा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। सिल्विया थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर उसने हाथ उठाया और पत्थर की सड़क पर उतर गई। गाड़ी के लिए धन्यवाद, कार्ल्स, डेमन ने सहजता से कहा। युवक कार्ल्स ने आलसी मुस्कान बिखेरी। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों प्रेमी पक्षियों पर नजर रखूंगा। सिल्विया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके गालों पर गहरी लाली फैल गई। लव बर्ड्स। उसने डेमन की ओर एक नज़र डाली, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। आखिर यह आदमी कौन है? वह उन दोनों के बीच नज़र दौड़ाते हुए सोच में पड़ गई। हालांकि डेमन का ध्यान वापस उसकी ओर चला गया था। उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने उसे पकड़ लिया। उसकी सांस अटक गई, उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं, उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया। डेमन मुस्कुराया। उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए उसे अपने पास खींचा। पास ही रहो, वह धीरे से बोला। अथोर का अभयारण्य बदमाशों से भरा है। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि हम विद्यार्थी परिषद को तुम पर नज़र नहीं डालने देंगे। सिल्विया ने भौहें चढ़ाईं और उसकी ओर देखा। अगर तुम्हें पता था कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो तुम मुझे क्यों लाए? डेमन ने हंसते हुए उसे अपना दूसरा हाथ दिया। तुमने विरोध नहीं किया, उसने सहजता से कहा। इसका मतलब है कि तुम यहाँ रहना चाहती हो। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब मैं तुम्हें एक अच्छा समय दिखाता हूँ, राजकुमारी। सिल्विया ने अपने होंठ काट लिए। वह चिढ़ और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई थी। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। डेमन सड़क के किनारे एक ठेले पर टिका हुआ सिल्विया को ताज़ा ग्रिल्ड कबाब का एक निवाला खाते हुए देख रहा था। किनारों पर झुलसा हुआ कटार वाला मांस तेल और मसालों से चमक रहा था। वह खुशी से गुनगुना रही थी और चबाते हुए अपने गाल पर हाथ रख रही थी। यह मांस क्या है? उसने अपने होठों से थोड़ी सी चटनी चाटते हुए पूछा। सड़क पर बेचने वाला एक घिसा-पिटा सा आदमी घबराई हुई मुस्कान के साथ झिझका। उसने सोचा था कि जब वह कम से कम 5 खा लेगी तब उसे बता देगा, लेकिन डेमन ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पहले ही कुछ ज़ेनी दे दी थीं। पिछले कुछ मिनटों से सफ़ेद बालों वाली योगिनी लड़की अनजाने में 7 अलग अलग प्रकार के सीख खा चुकी थी और बिना सोचे समझे प्रत्येक निवाले का स्वाद ले रही थी। यह मसाला अनोखा है, उसने स्वाद को जीभ पर फिराते हुए सोचा। मुझे ये पसंद है, लेकिन यह और भी तीखा हो सकता था। यह हेल्वेन मसालों के साथ अच्छा लगेगा। डेमन ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
ये एल्वेन मसाले हैं, बस सस्ते किस्म के, उन्होंने कहा। उसने पानी की एक बोतल उठाई और उसे दे दी। लो, शायद तुम इसे इससे धोना चाहोगी। सिल्विया ने गटकते हुए बोतल ले ली और एक ही झटके में पूरा पानी गटक गई। उसने अपना मुंह पोंछा और उसकी तरफ मुस्कुराए। ये किस प्रकार का मांस था? मुझे इसका स्वाद बहुत पसंद आया। डैमन ने अपना गला साफ किया। आहम, दरअसल इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले पानी दिया था। सिल्विया ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके आगे बोलने का इंतजार किया। मुझे यकीन है कि आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने कहा। दरअसल मुझे नहीं लगता कि आपको उनके बारे में जानने के लिए किसी किताब की भी ज़रूरत है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें, मेरा मतलब है, गॉब्लिन एक सामान्य राक्षस है, उन्होंने अंततः कहा। सिल्विया लगभग चूक गई थी। लगभग, लेकिन तभी उसकी भूरी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जी गॉब्लिन, वह गॉब्लिन का मांस था। उसका पूरा शरीर जम गया। अविश्वास में सिर हिलाते हुए उसका चेहरा नीला पड़ गया। हा, नहीं, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, है ना? सही, डैमन ने अपना सिर हिलाया। काश मैं होता, पर मैं नहीं हूं। वह भूत का मांस था। असल में, कोई साधारण भूत नहीं, वह मुस्कुराया। वह भूरे रंग का भूत था। सिल्विया का पेट लड़खड़ा गया। पब फ्यूचर एड्स, डैमन ने अपनी बात जारी रखते हुए स्पष्ट रूप से उसकी प्रतिक्रिया का आनंद लिया। जानते हो, जिनकी त्वचा पर भयानक मस्से होते हैं और जिनकी नाक से ढेर सारा बलगम टपकता रहता है। वह नाटकीय ढंग से कांप उठा। मतलब, निजी तौर पर, मैं उनका खाना नहीं खाऊंगा। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर हरे गोबलिन मुख्य भोजन होते हैं, जबकि लाल टोपी वाले गोबलिन गर्मागर्म परोसे जाते हैं, लेकिन उन्हें मारना मुश्किल होता है। सिल्विया ने अपना मुंह हाथ से बंद कर लिया। तुमने मुझसे कहा था, मांस बहुत स्वादिष्ट था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। डैमन दुष्टता से मुस्कुराया। हाँ, था। भूरे बगर गॉब्लिन दुर्लभ हैं। हरे गॉब्लिन से ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। मैंने सुना है कि वे अपना चेहरा भी खा जाते हैं और उल्टी भी करते हैं। वह थोड़ा सा झुक गया। जाहिर है, इससे स्वाद बढ़ जाता है। वह पूरी तरह नीली हो गई। लेकिन आपने तो कहा था कि यह स्वादिष्ट है, उसने फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची आवाज में दोहराया। डैमन ने उपहास किया। गॉमेट का मतलब हमेशा स्वादिष्ट नहीं होता। इसका मतलब बस इतना है कि ये दुर्लभ है, और तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब लोग इसे स्वादिष्ट समझते हैं। वह हंसा। मेरी देवी, एक भूरे रंग के बगगर गॉब्लिन को खा रही हो। आप कल्पित बौने अलग तरह से बने हैं। सिल्विया कांप उठी। फिर भी, उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगा। हताश होकर वह विक्रेता की ओर मुड़ी। वह आदमी उसकी नज़रों से बचते हुए घबराहट भरी हंसी हंसने लगा। कुछ लोगों को इसका स्वाद पसंद होता है, उसने अजीब तरीके से कहा। सिल्विया का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। डैमन ने विक्रेता को संकेत दिया, जिसने स्पष्ट रूप से इसका पूर्वानुमान लगाते हुए जल्दी से एक बाल्टी निकाली। डैमन ने इसे सिल्विया के सामने धकेल दिया। उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उसका पेट मरोड़ उठा। एक सेकंड बाद उसने बाल्टी में जोर से उल्टी कर दी। डैमन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। लो, सब कुछ बाहर निकाल दो, बच्चे, वह बुदबुदाया, मुश्किल से अपने मनोरंजन को दबाते हुए। वह ये दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ साल पहले भी किसी ने मेरे साथ यही चाल चली थी। उस वक्त वो एक भोला भाला बेवकूफ़ था। उसे अब भी वो स्वाद याद था। हे भगवान, हफ्तों तक उसका पीछा करता रहा था। अब ये कर्म था। इससे पहले भी एक एल्फ ने उसे धोखा दिया था, और अब उसने एक एल्फ लड़की के साथ भी ठीक यही काम किया था। कुछ दुखद मिनटों के बाद सिल्विया ने अपने पेट में मौजूद सब कुछ उगल दिया। वह इतनी कमजोर थी कि खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए डैमन नीचे झुका और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। तुम बहुत बुरे इंसान हो, उसने भारी आवाज में बुदबुदाया। तुम्हारे साथ रहना बहुत बुरा लगता है। डैमन दुष्टता से मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है। उसने अपनी पीठ पर उसका वजन समायोजित किया। अब हमें अपनी डेट के लिए आगे कहाँ जाना चाहिए, अब जब तुम्हारे पेट में जगह है? सिल्विया उसके ऊपर झुक गई। वह लड़ने के लिए बहुत थक गई थी। वह जानती थी कि डैमन इतना बदतमीज है कि अगर वह उतरने की कोशिश करती तो उसे अपनी पीठ के बल लेटा रहने पर मजबूर कर देता। शहर के बीचों बीच कोई तमाशा खड़ा करने की उसकी ताकत नहीं थी, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। यह एक नया अनुभव था, ऐसा अनुभव जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। जैसा कि कहावत है, 1000 मील की यात्रा करना 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है। अनुभव, सच्चा अनुभव, वह चीज़ थी जिसकी उसमें कमी थी। डैमन ने उसे शहर के जर्जर इलाके दिखाए थे।
पिछले 3 घंटे वे एक जगह से दूसरी जगह उछलते कूदते रहे थे। उसके साथ 7 बार धोखाधड़ी हुई थी, और हर बार डेमन ने ऐसा होने दिया। वे एक शराबखाने में गए थे जहां डेमन ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी बार में लड़ाई देखी है। उसने अपना सिर हिलाया था। वह पहले कभी शराबखाने नहीं गई थी। वह लड़ाई कैसे देख सकती थी? तो वह रुकी रही और उसने एक बनाया। उसने ये सब घटित होते देखा, और जब झगड़ा शुरू हुआ तो वह उसके साथ भाग गई। उसे मज़ा आया। उसने उसे एक पूरी नई दुनिया दिखा दी थी। यहाँ तक कि विद्यार्थी परिषद ने उनका पीछा भी किया था। वह थक गई थी, लेकिन उसे मज़ा आया। डेमन ने इसे डेट कहा था, लेकिन एक बार भी नहीं, क्योंकि वह एक सज्जन व्यक्ति था। उसने उसका मजाक उड़ाया, उसने उसे चिढ़ाया, लेकिन उसने उसकी रक्षा भी की थी। जैसे ही वे अकादमी पहुंचे, डेमन ने बड़ी सावधानी से सिल्विया को बाड़ की दीवार के पार पहुंचाया और छात्रावास में ले गया। सिल्विया ने उसे नीचे उतारा तो वह शर्म से इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुमने ये सब जानबूझकर किया था, है ना? उसने उसकी ओर आंखें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। उसने कंधे उचकाए, कौन जाने। सिल्विया मुस्कुराई, उसके होंठों से एक हल्की सी हंसी निकली। यह एक नया अनुभव था। शुक्रिया। डेमन ने सिर हिलाया। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया होता तो वह बहुत गुस्सा होता। सालों पहले भी उसने उसके साथ धोखा किया था, और अब उसने उसके साथ भी यही किया। उसे लगभग बुरा लगा, लगभग। उसने नजरें फेर लीं। अहम, शुक्रिया और शुभ रात्रि। डेमन ने आह भरी जब उसने उसे अजीब तरह से बेचैन होते देखा। वह लगभग अपनी सामान्य अवस्था में आ गई थी। उसे वास्तव में बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, और न जाने क्यों उसे उसकी भोली भाली बातें प्यारी लगीं। खुद को रोक पाने से पहले ही उसने अपने विचार व्यक्त कर दिए। आप वास्तव में एक आश्रय प्राप्त राजकुमारी हैं। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, सिल्विया की आंखों से सारी खुशी गायब हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका मूड तुरंत बदल गया। ठीक है, मैं। शुभ रात्रि, वह बुदबुदाई और फिर जल्दी से मुड़कर सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। डेमन ने पलकें झपकाईं और अपना हाथ ऊपर उठाया, मानो उसे रोकना चाह रहा हो। सिर्फ इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, किसी चीज ने उसे जोर से टक्कर मारी और उसे दीवार से सटा दिया। उसका शरीर अकड़ गया और एक मजबूत पकड़ ने उसे जकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। इसके बाद एक ठंडी, स्त्री आवाज आई, मैं जानता हूं तुमने क्या किया।